अगर थोड़ा सा हम इस टॉपिक को रिवाइज कर सकें, हमने किया क्या था कि ये टॉपिक जो है सिंप्लीफिकेशन ऑफ अ फोर्स एंड कपल सिस्टम, इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ती है। लेट्स सपोज कि हमारे पास कोई रिजिड बॉडी है जिसपे नंबर ऑफ फोर्सेज आर एक्टिंग, मे बी 4 या 5 फोर्सेज एक्ट कर रही हैं। इसी तरह उस रिजिड बॉडी के ऊपर 2 या 3 कपल मोमेंट्स जो है वो एक्ट कर रहे हैं। अब इस रिजिड बॉडी को हमने सिंप्लीफाई करना है, इस पूरे सिस्टम को हमने सिंप्लीफाई करना है टू अ सिंगल रिजल्टेंट फोर्स एंड सिंगल रिजल्टेंट कपल, ताकि हम इसको आराम से मॉडल कर सकें अपनी फर्दर प्रॉब्लम्स में। तो सिंप्लीफिकेशन करने के लिए हम करते क्या है कि हमने कंसीडर किया था, अगर आपको याद हो एक छोटी सी एग्जांपल, हमने एक स्टिक कंसीडर की थी और इस स्टिक के ऊपर हमने कहा था कि एक फोर्स एक्ट कर रही है। सपोज दिस फोर्स F is acting at one end of the stick, and I ask you to transfer this force which is acting at point B to point A of this stick. Now since in order to transfer this force at point B to point A, हमने किया क्या था कि हमने point A के ऊपर इसी मैग्नीट्यूड की इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस जो है वो अप्लाई कर दी थी। सो F और माइनस F, ये दो फोर्सेस हमने अप्लाई कर दी थी। नाउ द नेट इफेक्ट ऑफ दीज टू फोर्सेस, दैट इज F at B and minus F at A, is going to create zero effect since F minus F should be equal to zero. In other words, ये जो फोर्स F है ये आपने ट्रांसफर कर दिया डायरेक्टली टू पॉइंट A विदाउट एनी चेंज इन द एक्सटर्नल इफेक्ट्स। इसका मतलब क्या है कि जब भी किसी फोर्स को आपने ट्रांसफर करना हो किसी ऐसे पॉइंट पे जो कि उस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन पे पड़ता हो, तो आप सिंपली उस फोर्स को मूव करके उस पॉइंट के ऊपर मूव करा लें, आपके एक्सटर्नल इफेक्ट्स में जो है वो किसी किस्म का फर्क नहीं पड़ेगा। इसके मुकाबले में अगर आपको याद हो, हमने इसी स्टिक की एक सेकंड एग्जांपल भी देखी थी जिसमें यही स्टिक AB थी, बट नाउ द फोर्स F इज एक्टिंग in a direction which is not in line of action with point A, यानी फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन पॉइंट A से पास नहीं कर रही थी। Now if we want to transfer this force F to point A, हम उसी तरह पॉइंट A के ऊपर इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स अप्लाई कर देंगे। So we have applied this F and minus F here. Now the net effect of forces का अगर हम नेट इफेक्ट कंसीडर करें तो आपके पास ये जो F at B है और minus F at A would create zero effect as far as the forces are concerned, but since these two forces are creating a couple moment, तो जब आप किसी भी फोर्स को ट्रांसफर करते हैं किसी ऐसे पॉइंट पे जो उस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन पे नहीं पड़ता, तो आपको एक एडिशनल कपल मोमेंट जो है वो ऐड करना पड़ता है अपनी एनालिसिस में। तो इस पॉइंट को पेश नजर रखते हुए फिर हमने एक रिजिड बॉडी कंसीडर की थी और हमने कहा था कि उस रिजिड बॉडी पे अगर मुख्तलिफ फोर्सेज एक्ट कर रही हैं तो उनको जब भी आप ट्रांसफर करेंगे टू अ पॉइंट विच इज नॉट इन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दैट फोर्सेज, तो आपको फोर्स ट्रांसफर करने के साथ साथ मोमेंट जो है उन फोर्सेज की वजह से वो भी ऐड करना पड़ेगा अपनी एनालिसिस में। तो अगर हम सिंप्लीफाई करें अपनी टॉपिक को, अगर हम सिंप्लीफाई करें, अगर हम समराइज करें अपने इस टॉपिक को, इन जनरल इन ऑर्डर टू रिड्यूस अ फोर्स एंड कपल सिस्टम टू एन इक्विवेलेंट रिजल्टेंट फोर्स Fr acting at point O and a resultant couple moment MRO, we need to apply following two equations on that system, that is Fr should be equal to summation F and MRO should be equal to summation MO plus summation M। आपके जितने 3D प्रॉब्लम्स होंगे आप उस पे ये वेक्टर इक्वेशन अप्लाई करेंगे। ये वेक्टर इक्वेशंस क्या कह रही हैं? द फर्स्ट इक्वेशन which is Fr equal to summation F, it states that the resultant force of the system is equivalent to the sum of all the forces acting on that system। वो rigid body भी हो सकता है, वो particle भी हो सकता है। Whereas the second equation which is MRO equal to summation MO plus summation M, this equation states that the resultant couple moment of the system is equivalent to the sum of all the couple moments summation M plus the moments of all the forces summation MO about point O। यानी आपके पास जब भी कोई सिस्टम है, फॉर एग्जांपल हम इसी एग्जांपल में अगर थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहें, मैं इसको रब कर दूं, मैं आपसे कहूं कि आपके पास एक अदद रिजिड बॉडी है, से दिस इज अ रिजिड बॉडी व्हिच यू आर कंसीडरिंग। सो इस रिजिड बॉडी पे नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रही थी, से फोर्स F1 एक्ट कर रही थी, सिमिलरली यू हैव अनदर फोर्स से F2 व्हिच वाज एक्टिंग हियर, देन यू हैव अनदर फोर्स F3 एंड मे बी अनदर फोर्स F4। ये आपके पास चार फोर्सेस इस रिजिड बॉडी पे एक्ट कर रही थी। सिमिलरली आपके पास इस रिजिड बॉडी पे एक कपल एक्ट कर रहा था जिसको आपने M1 से रिप्रेजेंट किया है। सिमिलरली अनदर कपल वाज एक्टिंग जिसको आपने M2 से जो है वो रिप्रेजेंट किया है, एंड सो ऑन। यू नीड टू सिंप्लीफाई दिस सिस्टम, you need to simplify the system in such a way that you need to reduce this system to a single resultant force and couple moment acting about point O। So आप करते क्या हैं कि आप इस point O के ऊपर इन तमाम forces को और इन तमाम couple moments को जो है वो शिफ्ट करेंगे। So forces को शिफ्ट करने के लिए आप ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे which is Fr equal to summation F। So forces को सम करने के लिए आपने इक्वेशन यूज की Fr which is the resultant force vector, it should be equal to the vector sum of all the forces। So vector sum F1 F2 F3 F4 का आप लेंगे, that resultant force would be this force Fr जो कि आपने पॉइंट O के ऊपर शिफ्ट कर दी है। उसके बाद आप सेकंड इक्वेशन क्या यूज करते हैं कि इन तमाम कपल मोमेंट्स को भी आपने पॉइंट O के ऊपर शिफ्ट करना है। अब इसमें दो तो ये अप्लाइड कपल मोमेंट्स हैं M1 और M2, तो आपके पास जो इक्वेशन बन जाएगी समेशन या MRO which represents the resultant couple moment about point O, it should be equal to summation M which is the sum of all the applied couple moments। यहाँ M1 और M2 है, सो आपके पास ये वाली जो टर्म समेशन M वाली है ये आ जाएगी M1 प्लस M2 वेक्टर फॉर्म में, और प्लस आपके पास जो मोमेंट्स की इक्वेशन में सेकंड टर्म आएगी दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू समेशन MO। नाउ दिस समेशन MO बेसिकली रिप्रेजेंट्स ये जो चारों फोर्सेस को आप पॉइंट O के ऊपर शिफ्ट करेंगे, इनको शिफ्ट करने से आपको जो कपल मोमेंट्स मिलेंगे वो आपको यहाँ ऐड करने होंगे, एंड दोस कपल मोमेंट्स वुड बी ऑफ द फॉर्म R क्रॉस F। तो अगर मैं आपसे कहूं कि पॉइंट O को मैं वो पॉइंट ले लूं जिसमें मैंने शिफ्ट करना है, ये आपके पास R1 है, तो R1 क्रॉस F1 प्लस R2 क्रॉस F2 प्लस R3 क्रॉस F3 प्लस R4 क्रॉस
F4। तो आपके पास ये जो समेशन एमओ वाली टर्म है, इसमें ये सारी की सारी मोमेंट्स आ जाएंगी जो फोर्सेस की वजह से आएंगी। इन अदर वर्ड्स, आपने किया क्या है कि आपने अपने सिस्टम को एक तरह से सिंप्लीफाई कर दिया है। नाउ योर सिस्टम हैज बीन रिड्यूस टू अ सिंगल रिजल्टेंट फोर्स एंड कपल मोमेंट जो कि पॉइंट ओ के ऊपर एक्ट करी होंगी। तो पूरे का पूरा वो जो सिस्टम था वो आपने सिंप्लीफाई कर दिया है, और अब आपके पास एक फोर्स है एफ आर और एक कपल मोमेंट है एम आर ओ जो कि पॉइंट ओ के अबाउट एक्ट कर रहे हैं। सो वो चार फोर्सेस, दो कपल मोमेंट्स के बजाय अब सिंगल फोर्स और सिंगल कपल मोमेंट एक्ट कर रहे हैं। बोथ द सिस्टम्स आर इक्विवेलेंट बिकॉज दे आर प्रोड्यूसिंग द सेम एक्सटर्नल इफेक्ट्स। इज दिस पॉइंट और इज दिस टॉपिक जो मैंने रिवाइज करवाया, आई होप कि क्लियर होगा। देखो, हमने लास्ट टाइम, अगर आपको याद हो, इससे रेलेवेंट एक सिंपल एग्जांपल जो है वो सॉल्व की थी। आज हम कुछ एग्जांपल्स और कुछ एक्सरसाइज के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे द फर्स्ट हाफ ऑफ द क्लास, और सेकंड हाफ ऑफ द क्लास में फिर हम जो है वो थोड़ा सा अपना चैप्टर नंबर 5 को जो है वो स्टार्ट करेंगे। जहां तक ताल्लुक टू डायमेंशनल सिस्टम्स का, अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम टू डायमेंशन में गिवन हो तो बजाय इन वेक्टर इक्वेशंस को इस्तेमाल करने के आप ये स्केलर इक्वेशन जो है टू डायमेंशन में इस्तेमाल करते हैं। ये स्केलर इक्वेशन भी उन्हीं वेक्टर इक्वेशंस को एक्सपेंड करके लिखी गई हैं। मसलन ये पहली इक्वेशन जो है, इसको अगर मैं एक्स और वाई डायरेक्शन में एक्सपेंड करूं तो वो बन जाएगा एफ आर एक्स इक्वल टू समेशन एफ एक्स, एफ आर वाई इक्वल टू समेशन एफ वाई। जबकि मोमेंट वाली इक्वेशन को भी मैंने स्केलर फॉर्म में लिखा है। स्केलर फॉर्म में क्या है कि मैं अलजेब्राइक सम कर रहा हूं तमाम कपल मोमेंट्स का। अलजेब्राइक सम जब मैं कहता हूं तो कन्वेंशन वही है कि काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट्स को मैं पॉजिटिव ले लूंगा, क्लॉकवाइज मोमेंट को मैं नेगेटिव ले लूंगा। सो व्हेनेवर यू हैव अ 3D प्रॉब्लम, आप ये वेक्टर इक्वेशन के साथ सिस्टम को सिंप्लीफाई करेंगे। Whenever you have a 2D system, तो आप ये स्केलर इक्वेशंस के साथ अपने सिस्टम को सिंप्लीफाई करेंगे। So moving towards the first example, which is example 4-15, a pipe assembly और a beam कह लें, जो भी आप कहना चाहते हैं, ये assembly आपको शो की गई है, which is acted upon by two forces. The first one is a 750 Newton force acting vertically downwards. The second one is a 500 Newton force which is acting at an angle given by the smaller triangle 3, 4, 5 as shown to you in the figure. You need to reduce. इसके अलावा दो फोर्सेस के अलावा एक अदद कपल जो है वो भी एक्ट कर रहे हैं 200 न्यूटन का, जो कि आपको यहाँ शो किया गया है. So we need to reduce or replace the force and couple system acting on the member by an equivalent resultant force and couple moment acting about point O. So हमने अपने सिस्टम को रिड्यूस करना है टू अ सिंगल रिजल्टेंट फोर्स एंड कपल मोमेंट एक्टिंग अबाउट पॉइंट O. तो जिस तरह अभी इससे पहले बात हुई थी, फोर्सेस को ट्रांसफर करने के लिए तो इशू कोई नहीं है, फोर्सेस को हम डायरेक्टली रिजल्टेंट करके उसको ट्रांसफर कर सकते हैं किसी भी पॉइंट पे. सो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट फोर्स, सिंस इट इज अ 2D प्रॉब्लम, सो वी आर गोइंग टू यूज द स्केलर इक्वेशन. और स्केलर इक्वेशन इस्तेमाल करने के लिए वी आर गोइंग टू फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड Frx, which is the x component of this resultant force, and it is going to be summation Fx, and we are taking positive x's towards the right. So what are the forces which are acting along the positive x-axis or negative x-axis? जी कौन सी फोर्सेस हैं? सर ये कपल तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना? जी कपल कैंसिल आउट हो जाएगा. 3/5 into 500. So 500 into 3 over 5, and since it would be acting towards the positive x-axis, so हम इसको positive sign के साथ represent करेंगे. So Frx would be equal to 300 न्यूटन, और जिस तरह ये पॉजिटिव आए, इट मींस कि ये एक्स कंपोनेंट रिजल्टेंट का टुवर्ड्स द राइट एक्ट करेगा. सिमिलरली अप्लाइंग the same equation along the y-axis in order to find out Fry. This Fry should be equal to summation Fy. The forces which are acting along the y-axis, one is this force which is 750 Newton force acting vertically downward, that is towards the negative y-axis. तो आपके पास एक अदद ये फोर्स आ गई है. सेकेंड आपके पास 500 न्यूटन वाली फोर्स का कंपोनेंट आएगा, तो वो कंपोनेंट आपके पास 500 into 4/5 होगा. And since this component would be acting toward the positive y-axis, तो आपने इसको positive sign के साथ mention किया है. So overall, this Fry would become equal to minus 350 Newton, and this negative sign indicates कि ये मेरे पास downward या negative y की तरफ act कर रहा है. Okay, now what is going to be the value of Fr? The magnitude of resultant force Fr, ये क्या होगा? सर ये 460.97. So Frx square plus Fry square whole under root से आप ये magnitude find out कर लेंगे, which comes out to be 460.9 Newton. ये आपके पास resultant force Fr आ जाएगी. What about its angle theta? Can you determine this angle theta? Tan inverse of 5. So tan inverse 350 over 300. So this comes out to be 49.4. And ये एंगल थीटा जो है या ये फोर्स एफ आर जो है, ये किस कोऑर्डिनेट में लाई करती होगी? पॉजिटिव एक्स, नेगेटिव वाई. यस सर, फोर्थ कोऑर्डिनेट में. Fourth sir. सो इन अदर वर्ड्स, आप जो थीटा डिटरमिन कर रहे हैं वो एक तरह से ये वाला एंगल थीटा है, isn't it? Yes sir.
चलें, तो आपने एफ आर फाइंड कर लिया, थीटा फाइंड कर लिया। इट मींस कि आप इन दोनों फोर्सेस जो 750 और 500 न्यूटन की फोर्सेस हैं, इसको रिप्लेस कर सकते हैं बाय अ सिंगल रिजल्टेंट फोर्स एफ आर, जो कि आपने डिटरमिन की है एक्टिंग एट एन एंगल थीटा, जो कि आपने फाइंड किया है। तो सिस्टम फोर्स की हद तक तो रिड्यूस हो गया है, लेकिन जिस तरह हमने पहले बात की थी, फोर्सेस को शिफ्ट करने से आपको कपल मोमेंट्स भी मिल रहे होते हैं। तो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट दैट कपल मोमेंट, हम करते क्या है कि वी आर गोइंग टू यूज द सेम साइन कन्वेंशन, दैट इज एम आर ओ। काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट्स को मैं पॉजिटिव ले रहा हूं। इट शुड बी इक्वल टू समेशन एम प्लस समेशन एम ओ। ऐसा ही है। इसमें समेशन एम किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? एनी वॉलंटियर स्टूडेंट जो बता सके? अप्लाइड कपल को। अप्लाइड कपल को, तो यहाँ इस केस में अप्लाइड कपल हमारे पास कौन सा है? सर ये 200 वाला सर, 200 वाला है। ओके, सो मैं 200 लिख लेता हूँ। और 200 वाले कपल मोमेंट हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दोस टू फोर्सेस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? सर 1 है। एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस कपल मोमेंट? क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज? काउंटर क्लॉकवाइज। काउंटर सर काउंटर क्लॉकवाइज। क्लॉक। So I'm going to include it with a positive sign. तो ये तो अप्लाइड कपल मोमेंट हो गया, समेशन m हो गई। What about समेशन mo? सर वो बाकी दो फोर्सेस सर ओ पे सर हम एक ऊपर दो फोर्सेस सर, एक नीचे और एक ऊपर, उसी तरह पैरेलल दो फोर्सेस 750 के लिए सर पॉइंट ओ पे दो फोर्सेस ले लेंगे सर। चलिए, 750 का मोमेंट कितना होगा ये आप बता सकते हैं? परपेंडिकुलर डिस्टेंस अबाउट पॉइंट ओ कितना है 750 का? सर 1.25 1.25 है। और अगर मैं इसका डायरेक्शन देखूं तो ये क्या डायरेक्शन बनता है अबाउट पॉइंट ओ मोमेंट का? Clockwise. So I'm going to include a negative sign here. Okay, coming to the 500 Newton force, अगर मैं इसके x component की बात करूं, जो कि मैंने रेड से शो की है, 500 3/5, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है इस कंपोनेंट का फ्रॉम पॉइंट ओ? 1 सर 1। और इसका डायरेक्शन क्या बनता है अबाउट पॉइंट ओ? Clockwise. So I'm going to include it with a negative sign. And finally मेरे पास इसी का y component आ रहा है, 500 into 4/5, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है इसका? 2.5. तो 2.5 इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया है। और अगर मैं इसके डायरेक्शन की बात करूं तो ये क्या डायरेक्शन बनता है? Counterclockwise. Counterclockwise. So I'm going to include it with a positive sign. So once I take the algebraic sum of all these moments, the final answer or the final moment is going to be minus 37.5 Newton meter, and this negative sign indicates that the resultant moment is going to be in a clockwise direction. Okay, अब थोड़ा सा गौर से देखें कि इस सारी चीज का मकसद क्या है। हमारे पास एक अदद सिस्टम था जिसपे दो फोर्सेस और एक कपल एक्ट कर रहा था। हमने किया क्या है कि यहां से हमने अपने सिस्टम को इन दो फोर्सेस और कपल से रिड्यूस करके सिंगल रिजल्टेंट फोर्स और सिंगल रिजल्टेंट कपल मोमेंट से रिप्लेस कर दिया। दिस सिंगल रिजल्टेंट फोर्स FR would have a magnitude of 460.9 न्यूटन at an angle of 49.4 डिग्रीज, और MRO जो है वो हमारे पास 37.5 न्यूटन मीटर है इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो दिस सिस्टम और जो हमें गिवन सिस्टम था, ये दोनों इक्विवेलेंट हैं, ये दोनों सेम है। ये जो गिवन सिस्टम था और ये जो हमने रिड्यूस किया, सिंप्लीफाई किया है, ये बोथ द सिस्टम्स आर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो हमने अपने सिस्टम को सिंप्लीफाई कर दिया टू अ सिंगल रिजल्टेंट फोर्स एंड सिंगल रिजल्टेंट कपल मोमेंट एक्टिंग अबाउट पॉइंट ओ। आई होप दैट द एग्जांपल इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कोई चीज जो आपको ना समझ आई हो, काइंडली आप अभी पूछ सकते हैं। ये जो 500 4/5 से जो डिस्टेंस 2.5 है, थोड़ा सा गाइड कर दे प्लीज। देखें, डिस्टेंस के लिए हमने किया क्या था कि चलिए मैं अगर इसी फिगर को कंसीडर करूं, मेरे पास 4/5 कौन सा वाला कंपोनेंट है? इट इज द y कंपोनेंट, इजंट इट? यस सर। चलें, अब y कंपोनेंट का पॉइंट ओ से डिस्टेंस कितना है? इधर डिस्टेंस मुझे देख के बताएं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ओ। ओके सर। So that's why I have written 2.5. It is basically 1.25 plus 1.25. ओके सर, थैंक यू सर। Okay. Any other question which you want to ask regarding example 4-15? So shall we move forward to the next example? एग्जाम्पल 4-16 सॉल्व करते हैं, विच इज अ 3D प्रॉब्लम। हमें एक आई सेक्शन बीम जो है, अभी आप मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल वगैरह भी जाएंगे तो आप ये मुख्तलिफ सेक्शन की बीम्स पढ़ेंगे, इनकी रिफ्लेक्शंस और बाकी चीजें पढ़ रहे होंगे। तो एक आई सेक्शन बीम हमें गिवन है। द स्ट्रक्चर मेंबर इज सब्जेक्टेड टू अ कपल मोमेंट। इसके ऊपर एक कपल मोमेंट M एक्ट कर रही है, विच इज हैविंग अ मैग्नीट्यूड ऑफ 500 न्यूटन मीटर। इन व्हाट प्लेन डज दिस M एक्ट्स? क्या आप बता सकते हैं फिगर देख के M किस प्लेन में एक्ट कर रही है? सर एम वाई जी प्लेन में नहीं ऐड करी।
जी m जो है वो y z प्लेन में एक्ट कर रही है, और अगर हम प्रिसाइज हो जाएं तो नेगेटिव y पॉजिटिव z प्लेन में एक्ट कर रही है, ठीक है। सो हमारे पास एक अदर कपल मोमेंट है m जो कि y z प्लेन में एक्ट कर रहे हैं। मोरओवर वी हैव टू फोर्सेस f1 and f2 which are shown to us. f1 is having a magnitude of 800 newton whereas f2 is having a magnitude of 300 newton. We need to replace this system, यानी ये जो दो फोर्सेस और एक कपल मोमेंट एक्ट कर रही है इस बीम पे, हमने इस सिस्टम को सिंप्लीफाई करना है, इसको रिड्यूस करना है, इसको रिप्लेस करना है बाय एन इक्विवेलेंट रिजल्टेंट फोर्स एंड कपल मोमेंट एक्टिंग एट दिस बेस पॉइंट O. सो ये जो आपके पास ओरिजिन पॉइंट या बेस पॉइंट O गिवन है, हमने सिस्टम को रिड्यूस करने टू अ सिंगल रिजल्टेंट फोर्स एंड कपल मोमेंट एक्टिंग एट पॉइंट O. सो आई होप कि क्वेश्चन हर एक को क्लियर हो गया होगा। क्लियर है क्वेश्चन? जी सर क्लियर है। चलें, अब हम सबसे पहले तो मोमेंट से ही हम स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें हर चीज को 3 डायमेंशन है, वेक्टर इक्वेशन अप्लाई करनी है। सो वी नीड द कार्टेशियन वेक्टर नोटेशन ऑफ ऑल द वेक्टर्स, जो भी फोर्सेस हैं या जो भी मोमेंट्स हैं। सो स्टार्टिंग विद द मोमेंट वेक्टर m, व्हाट शुड बी द कार्टेशियन वेक्टर नोटेशन ऑफ दिस मोमेंट वेक्टर m? क्या आप बता सकते हैं? कौन कौन से कंपोनेंट्स इसके बनेंगे? y और z. So what should be the component acting along the y axis? सर 4 over 5 negative 500 into 4 over 5. Okay, so negative 500 4 over 5 और चूंकि हम वेक्टर फॉर्म सर ये j बन जाएगा सर। ये बन जाएगा, ठीक है। Okay, so minus 500 into 4 over 5 j. What about the other component? सर प्लस 3 over 5 500 km है सर। So 3 over 5 500 और ये हमारे पास आ जाएगा। So this is going to be the Cartesian vector notation of this moment vector m. थोड़ा सा अगर हम इसको further simplify करें, so it would become minus 400 j plus 300 k न्यूटन मीटर। तो हमारे पास m जो है वो तो कार्टेशियन वेक्टर नोटेशन की फॉर्म में आ गया। मूविंग टुवर्ड्स द फोर्सेस व्हिच आर एक्टिंग हियर, व्हाट अबाउट फोर्स f1? व्हाट इज द कार्टेशियन नोटेशन ऑफ दिस फोर्स? So minus 800K. Minus 800k. Okay, what about the Cartesian vector notation of force f2? How you are going to write it in terms of its Cartesian notation? Chapter number 2. जी कैसे लिखेंगे, कोई आइडिया? मैग्नीट्यूड इसका गिवन है, क्या मैं इसको कार्टेशियन नोटेशन में लिख सकता हूँ यूजिंग दिस नोटेशन 300 टाइम्स यूनिट वेक्टर UCB? जी सर यूनिट वेक्टर सर हमें मिल सकता है ना 0.1 मीटर और 0.15। चलें, यूनिट वेक्टर मुझे चाहिए जो कि मैं फाइंड करूंगा RCB डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड से, और RCB लिखने के लिए मुझे पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, बट कैन यू आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट C? सर +1 के नहीं है? 0 0 ठीक है, +1 के कह लें, या चूंकि कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में हम बात करें वो 0 0 1 हो जाएगा। व्हाट अबाउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट B? कैन यू आइडेंटिफाई देम? minus 0.15 सर B के -0.15 और 0.1 1 और 1। ठीक है, तो किसी को कोई कोऑर्डिनेट्स के हवाले से तो इशू नहीं है? अब तो कोऑर्डिनेट्स इतने फाइंड किए हैं कि फिगर देखते ही आपको कोऑर्डिनेट्स पता चल जाने चाहिए। कोई क्वेश्चन कोऑर्डिनेट्स के हवाले से? So can you write RCB now? It is going to be minus 0.15 I plus 0.1 J. ऐसे ही है? बिल्कुल सर सीधे। ठीक है, तो आप उसको उसके मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करेंगे, यू आर गोइंग टू गेट द यूनिट वेक्टर UCB. So finally this force F2 what comes out to be in terms of Cartesian notation as minus 249.6 I plus 166.4 J. ये आपके पास F2 आ जाएगी। So M, F1, F2 तीनों आपके पास कार्टेशियन नोटेशन में आ गए हैं। Now what should be your next step? सर रिजल्टेंट फोर्स निकालना है और Resultant force निकाल लेंगे। Okay, how we are going to find out this resultant force FR? क्योंकि 3 dimension है, it is going to be the vector sum of F1 plus F2. So the resultant force FR would comes out to be minus 249.6 I plus 166.4 J minus 800 K Newton.
ऐसा ही होगा। जी सर ऐसा ही होगा। ठीक है, तो आपने ये रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट कर ली अबाउट पॉइंट O। ये आपके पास रिजल्टेंट फोर्स आ गई। जस्ट मैंने एक रैंडम डायरेक्शन बना दी है, इसको एग्जैक्ट डायरेक्शन तो मैं नहीं बना सकता, जस्ट एक रैंडम FR मैंने पॉइंट O के ऊपर शो कर दी है। ओके, व्हाट अबाउट MRO? सर MRO तो खाली F2 का ही होगा ना? ये होगा समेशन M प्लस समेशन हाँ M। हाँ ठीक है, सो MRO इज गोइंग टू बी इक्वल टू समेशन M, यानी जो भी अप्लाइड कपल मोमेंट्स हैं उसका सम। यहाँ तो एक ही वो कपल मोमेंट है 500 न्यूटन वाला, तो यहाँ वो आ जाएगा प्लस समेशन MO। चलें, समेशन M की अगर हम बात करें तो जिस तरह भी बात हुई, एक ही कपल मोमेंट एक्ट कर रहा है, वो आपके पास यहाँ आ जाएगा माइनस 400J प्लस 300K, जो कि ऑलरेडी आपने एट द स्टार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन फाइंड किया था। व्हाट अबाउट समेशन MO? सर उसमें खाली F2 इन्वॉल्व होगा, उसमें F1 खाली F2 इन्वॉल्व होगा। चले, मैं कहता हूँ कि मैं अपने फॉर्मूले में F1 को भी इन्वॉल्व कर लेता हूँ। तो अगर मैं F1 को इन्वॉल्व करूँ, ऑल्दो मुझे नजर आ रहा है कि F1 इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ F1 इज पासिंग थ्रू पॉइंट O, so it would create a zero moment, but just for the sake of formula, what should be the formula for moment of a force? R cross F होता है, ऐसे ही है। जी सर। तो क्या मैं इसको RC क्रॉस F1 लिख सकता हूँ? जी सर ऐसे। अच्छा, व्हाट अबाउट F2? क्या उसको मैं RB क्रॉस F2 लिख सकता हूँ? सो मोमेंट हमेशा R क्रॉस F होता है। सो मैंने F1 के लिए RC इस्तेमाल कर लिया, मैंने F2 के लिए RB का जो है वो इस्तेमाल कर लिया। नाउ वंस आई एम एक्सपेंडिंग दीज डिटर्मिनेंट्स, ऑटोमेटिकली ये वाली जो RC क्रॉस F1 है, जिस तरह आपको बाय इंस्पेक्शन भी नजर आ रहा था कि F1 इज पासिंग थ्रू पॉइंट O, तो ये आपके पास जो डिटर्मिनेंट है इट वुड गिव यू 0, क्योंकि जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे आपके पास 0 आ जाएगा। RB क्रॉस F2 से आपको ये मिल जाएगा, इसको जब आप वेक्टर सम लेंगे तो दिस इज गोइंग टू बी द रिजल्टेंट कपल मोमेंट MRO। सो आपने इस सिस्टम को रिड्यूस कर दिया टू अ सिंगल रिजल्टेंट फोर्स एंड सिंगल रिजल्टेंट कपल मोमेंट MRO। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. कोई क्वेश्चन जो आप पूछना चाहें? एनी क्वेश्चन रेलेवेंट टू एग्जांपल 4-16 जो आपके जहन में आ रहा हो, आप पूछना चाहते हो? मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, फिर जरा ये जवाब दें कि हमने F2 के लिए RB का इस्तेमाल किया है, इज देयर एनी अदर ऑप्शन? कोई और पोजीशन वेक्टर भी मैं इस्तेमाल कर सकता था मोमेंट फाइंड करने के लिए RB के अलावा? सर RC नहीं इस्तेमाल कर सकते? यही मेरा सवाल है, क्या मैं यहाँ RC इस्तेमाल कर सकता हूँ, RC क्रॉस F2? और अगर कर सकता हूँ तो क्या वजह है कि मैं कर सकता हूँ? कौन सा वो प्रिंसिपल है जो मुझे कहता है कि RC इस्तेमाल किया जा सकता है? So principle of transmissibility, sir, RC is a line of action of force पे लाई कर रहा है। तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी कहता है कि मैं ये जो पोजीशन वेक्टर है R, ये कोई सा भी पोजीशन वेक्टर ले सकता हूँ फ्रॉम पॉइंट O टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स F2। तो वो वेक्टर आपका RC वेक्टर भी हो सकता है, वो आपका RB वेक्टर भी हो सकता है, क्योंकि ये दोनों पॉइंट जो है फोर्स F2 की लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर लाई करते हैं। तो मेरी अपनी चॉइस है, अगर मैं चाहूँ तो दोनों जगह RC का इस्तेमाल कर सकता हूँ, F1 के लिए भी और F2 के लिए भी। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. चलें, तो विद दिस हमारी एग्जांपल्स जो है वो फिनिश हो गई हैं। लेट अस क्विकली सॉल्व 1 और 2 प्रॉब्लम्स फ्रॉम द एक्सरसाइज, और उसके बाद फिर हम छोटा सा ब्रेक कर लेंगे, और ब्रेक के बाद आके हम चैप्टर नंबर 5 जो है वो स्टार्ट करेंगे। ओके, स्टार्टिंग विद प्रॉब्लम 4-107 फ्रॉम द एक्सरसाइज, वी नीड टू रिप्लेस द टू फोर्सेस बाय एन इक्विवेलेंट रिजल्टेंट फोर्स एंड कपल मोमेंट एक्टिंग एट पॉइंट O। आपके पास ये दो फोर्सेस शो की गई हैं। वन इज अ 20 पाउंड फोर्स acting at an angle of 30 degrees with respect to the y-axis. The second one is force F, जिसका magnitude आपको 20 pounds ही given है, and this force F is acting at an angle given to you by this smaller triangle 3, 4, 5. So you need to replace these two forces by an equivalent system acting at point O, single resultant force और single couple moment, उसको आपने करना है। So starting with summation fx करेंगे, यानी रिजल्टेंट का x कंपोनेंट फाइंड करेंगे। So FRX should be equal to summation fx. So what are the forces which are acting here along the x-axis? One is the 20 pound force component जो कि 30 डिग्रीज पे एक्ट कर रहा है y-axis से। तो x कंपोनेंट क्या होगा इसका? cos 30 होगा, sin 30 होगा? sin 30। sin 30 पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा? नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा। So -20 sin 30 प्लस
f जो कि अगेन आपको 20 गिवन है into 4/5, so that will give you the resultant x component which comes out to be 6 pound. Okay, coming forward, आपके पास जो y axis के along resultant का component है f r y, it is going to be equal to summation f y, so 20 cos 30 plus 20 3/5, and माइक से अपने म्यूट कर लें. So 20 cos 30 plus 23/5 would give you the y component to be equal to 29.32 pounds. आपके पास FRX, FRY दोनों आ गए हैं. So in the next step आप करते क्या हैं कि आप resultant FR find कर लेते हैं, which is going to be FRX square plus FRY square whole under root. So the resultant comes out to be 29.9. एहतशाम आपका माइक ऑन है. काइंडली जिसके माइक से शोर आ रहा है वो माइक अगर ऑफ कर लें. जब मैं क्वेश्चन करूं तो बेशक माइक ऑन कर सकते हैं आप. सो थीटा आपके पास आ जाएगा 78.4 डिग्रीज. क्या ये बता सकते हैं कि ये एफ आर किस कोऑर्डिनेट में लाई करता है? सर फर्स्ट में लाइक फर्स्ट क्वाड्रेंट. फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाई करता है. इट मींस कि ये जो थीटा आपके पास आया है, आपके पास बेसिकली वो ये थीटा है. सो आप इन दोनों फोर्सेस को रिप्लेस कर सकते हैं टू अ सिंगल रिजल्टेंट फोर्स एफ आर एक्टिंग एट एन एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस. अब ये फोर्सेस तो आपने मूव कर दी, लेकिन इन फोर्सेस को मूव करने के नतीजे में जाहिर है इन दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन ओ से पास नहीं कर रही. सो हमें मोमेंट मिलेगा. तो मोमेंट को भी हमने अपनी इस सिस्टम में शामिल करना है. सो एम आर ओ वुड बी इक्वल टू समेशन एम ओ. यहाँ समेशन एम तो कोई है नहीं, तो सिंपली एम आर ओ शुड बी इक्वल टू समेशन एम ओ होगा. और वो कौन कौन से मोमेंट्स हैं एक एक करके हम तमाम मोमेंट्स देख लेते हैं. वन इज 20 cos 30 या y कंपोनेंट में अगर इसका लूंगा इस फोर्स का, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 20 cos 30 वाली फोर्स का? सर इसका परपेंडिकुलर 6 sin 40. 6 sin 40. 20 cos 30 मेरे पास ये वाला कंपोनेंट है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ओ जो है वो ये आएगा. ये कितना हो रहा है? ठीक हो गया सर. 6 cos 40 plus 1. सर 2 plus 6 cos 40 plus 1.5. So 2 plus 6 cos 40 plus 1.5. ओके, क्लॉकवाइज मोमेंट है काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट है ये कंपोनेंट का? काउंटर क्लॉकवाइज. काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट है. सो आप पॉजिटिव साइन डाल लें, ये चूंकि पहली टर्म है तो पॉजिटिव साइन अगर आप ना भी लिखें तो कोई हर्ज नहीं है. ओके, मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड कंपोनेंट व्हिच इज 20 sin 30. ये क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना रहा है? सर ये 6 sin 40 बना. तो ये 6 sin 40 बना रहे. पॉजिटिव मोमेंट, नेगेटिव मोमेंट? सर पॉजिटिव मूव. पॉजिटिव मोमेंट काउंटर क्लॉकवाइज है, पॉजिटिव आ जाएगा. ओके, नाउ कमिंग टू फोर्स एफ. फोर्स एफ का अगर मैं कंपोनेंट बनाऊंगा, वन इज दिस एक्स कंपोनेंट जो कि एफ इंटू 4/5 है. इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? 6 sin 40. 6 sin 40. पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव. नेगेटिव. तो ये नेगेटिव साइन मैंने यहाँ डाल दिया. और फाइनली मेरे पास आखिरी कंपोनेंट आएगा विच इज एफ, और 3/5 आ जाएगा. परपेंडिकुलर डिस्टेंस का क्या होगा? सर वही 6 cos 40 plus 1. 2 plus 6 cos 40 plus 1.5, और साइन इसका पॉजिटिव आएगा. सो ये चार मोमेंट्स आपके टर्म्स आ जाएंगी यूजिंग द वेरेगनस थ्योरम. सो वंस यू सिंपलीफाई दी फोर टर्म्स, द मोमेंट वुड कम्स आउट टू बी 214.3. तो आपने इन दोनों फोर्सेस को रिप्लेस कर लिया है टू अ सिंगल रिजल्टेंट फोर्स एंड कपल मोमेंट MRO. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कोई क्वेश्चन रेलेवेंट टू 4-107 जो आप पूछना चाहते हैं? नो क्वेश्चन? चलें. सो विद दिस हम आखिरी प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं, विच इज द फाइनल प्रॉब्लम ऑफ द एक्सरसाइज. प्रॉब्लम 4-116. We have two forces acting at various points on the pipe assembly as shown to you. You need to replace the force system acting on the pipe assembly by a single resultant force and couple moment acting at point O. We need to express the result in terms of Cartesian vector notation. वो automatically Cartesian notation नहीं आएगा जब हम vector formulation जो है वो इस्तेमाल करेंगे. दोनों forces already हमें Cartesian notation में दी हुई हैं, तो we can directly use FR, which is basically the vector sum of F1 and F2. तो अगर हम इन दोनों को वेक्टोरिकली ऐड करें तो हमारे पास F1 प्लस F2 क्या आता है? -30i हो जाएगा. इसी तरह प्लस 15j हो जाएगा और प्लस 45k. ठीक है. ओके, व्हाट अबाउट द रिजल्टेंट कपल मोमेंट MRO? ये कैसे फाइंड करेंगे?
इसमें अप्लाइड कपल कोई नहीं है तो समेशन m लिखने की जरूरत नहीं है, इट वुड बी डायरेक्टली समेशन mo। आपके पास दो अदर फोर्सेस हैं, यू नीड टू डिफाइन पोजीशन वेक्टर। सपोज आप कहते हैं दिस इज पोजीशन वेक्टर r1 एंड दिस इज पोजीशन वेक्टर r2, सो इट इज गोइंग टू बी r1 क्रॉस f1 प्लस r2 क्रॉस f2, ठीक है। अब इसमें हम डिटरमिनेंट वाली अगर फॉर्म यूज करें i j k, तो r1 के क्या कंपोनेंट्स आते हैं? कैन एनीवन ऑफ यू टेल मी व्हाट आर द components of R1? 1.5 to 0. So 1.5 to 0 are going to be the components of R1. Okay, force already हमें given है -20, -10 और 25 की फॉर्म में। Okay, what about R2's components? 1.540. 1.5 4 1.5 4 2 and 2, not 0. So 1.5, 4 and 2 are going to be the components. और मेरे पास यहाँ force -10, 25 और 20 के तौर पे given है. So once I expand these determinants, the resultant force, the resultant moment MRO would comes out to be 80I minus 87.5J plus 102.5K. So मैं इन दोनों forces के बजाय इस system को reduce कर सकता हूँ to a single resultant force FR and a single resultant moment MRO. ठीक है? Is this point clear to all of you?